सभी का सादर अभिवादन। आज पुनः एक नए टॉपिक के साथ हम उपस्थित हैं। यह टॉपिक भौगोलिक विचारधारा से संबंधित एक विद्वान से जुड़ी हुई है, अर्थात आज ज्योग्राफिकल थॉट या भौगोलिक चिंतन का एक टॉपिक एक विद्वान के रूप में देखा जाएगा। इस विद्वान का नाम है हम्बोल्ट। हम्बोल्ट का पूरा नाम अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट है, किंतु अधिकांशतः यह हम्बोल्ट के रूप में जाने जाते हैं। इनका जन्म जर्मनी के बर्लिन शहर में हुआ था। यह एक शाही परिवार में पैदा हुए थे। इनका जन्म 1769 में हुआ था, जैसा कि अभी बताया गया, जर्मनी के बर्लिन में। इन्हें अपने समय का सबसे बड़ा भूगोलवेत्ता माना जाता है। इन्हें आधुनिक भूगोल का संस्थापक भी कहते हैं। इनकी अधिकांश ज्ञान या पुस्तकों में लेख स्वयं के प्रेक्षणों पर आधारित हैं, स्वयं के अनुभवों पर आधारित हैं, स्वयं के ज्ञान पर आधारित हैं। इन्होंने अपने जीवन काल में अन्य भूगोलवेत्ताओं की तुलना में सर्वाधिक यात्रा किया और ऐसा माना जाता है कि अपने पूरे जीवन काल में यात्राओं के क्रम में इन्होंने 90,000 किलोमीटर की यात्राएं किया। आइए इनके जीवन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण पक्षों को, महत्वपूर्ण भौगोलिक योगदानों को क्रमशः देखते हैं। कुछ विशेष यहाँ दिया गया है। इनके अधिकांश कार्य स्व अनुभव आधारित और प्रेक्षण आधारित थे, अर्थात इनके द्वारा जो भी लेखन कार्य किया गया, भूगोल के संदर्भ में जो भी बातें बताई गई, इन्होंने उस स्थान पर जाकर के उसका प्रेक्षण किया, उसका अनुभव किया, तत्पश्चात लेखन कार्य किया। इसके बाद दूसरा देखिए, इन्हें एक उपमा भी दी गई है। इन्हें जर्मनी का भारतेंदु का भी कहा जाता है। जर्मनी का भारतेंदु क्यों कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम आप लोगों ने सुना होगा। यह एक भारतीय साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं। ऐसा विश्वास है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को ज्ञान की अप्रतिम पिपासा थी, ज्ञान प्राप्त करने का अप्रतिम शौक था, जिसके लिए वह धन खर्च किया करते थे। ठीक यही हालत हम्बोल्ट की भी थी। यह भी तरह तरह का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सदैव उत्सुक रहते थे और धन खर्च करके ज्ञान प्राप्त करने में हमेशा उन्मत्त रहते थे, हमेशा उद्यत रहते थे। तो इसी वजह से इन्हें जर्मनी का भारतेंदु भी कहा जाता है। यह अपनी लंबी यात्राओं और खोजों के लिए जाने जाते हैं। दक्षिणी अमेरिका के अधिकांश भागों की इन्होंने लंबी यात्राएं किया और कुछ स्थानों की तो इन्होंने पैदल यात्राएं किया नए स्थानों की खोज के लिए। यहाँ देखें, इनके द्वारा इनके जीवन काल में जो महत्वपूर्ण यात्राएं की गई वह अमेजन बेसिन की, एंडीज पर्वत चोटी पर भी इन्होंने यात्राएं किया, लानोज के घास के मैदान में भी ये गए और निको नदी के मुहाने की भी यात्रा इन्होंने किया और एंडीज पर्वत की तत्कालीन ज्ञात ऊंची चोटी चिम्बरोजो पर भी इन्होंने चढ़ाई किया। चिम्बरोजो तत्कालीन परिस्थितियों में सबसे ऊंची चोटी मानी जाती थी। वर्तमान में भी इस पर्वत का अस्तित्व है। यह फिलहाल एक निष्क्रिय ज्वालामुखी पर्वत के रूप में है। तो आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि क्या उस समय माउंट एवरेस्ट के बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी? तो निश्चित रूप से हम्बोल्ट के समय में माउंट एवरेस्ट की जानकारी लोगों को नहीं थी। थोड़ा समय इसी में माउंट एवरेस्ट को जोड़ देता हूँ। माउंट एवरेस्ट का पता सबसे पहले भारतीय विद्वान उमानाथ सिकदर ने लगाया था। यह BBC हिंदी.com के अनुसार आपको बताया जा रहा है कि रिपोर्ट के अनुसार ये बात आपको बताई जा रही है। उमानाथ सिकदर ने
सबसे पहले माउंट एवरेस्ट की चोटी की खोज किया और यह खोज सबसे पहले 1847 में मानी जाती है और 1847 में इन्होंने पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग से माउंट एवरेस्ट की चोटी को देखा। यह भी उस चोटी पर चढ़ नहीं सके थे, बल्कि दार्जिलिंग से उस चोटी का इन्होंने अवलोकन किया। उसके बाद 1852 में इन्होंने देहरादून के एक दफ्तर में जाकर के बताया कि माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। आपकी जानकारी के लिए यह बता दिया जाए कि माउंट एवरेस्ट नाम के पहले इस चोटी को XV के रूप में जाना जाता था। ये नाम उस चोटी का था, किंतु आगे चल करके इन्होंने जॉर्ज एवरेस्ट के साथ मिलकर के कार्य किया और वर्ष 1856 में इसे जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर माउंट एवरेस्ट नाम दिया गया। तो अब यह क्लियर हो गया होगा आपको कि तत्कालीन परिस्थितियों में माउंट एवरेस्ट के संदर्भ में लोगों को जानकारी नहीं थी और यह बड़े गर्व की बात है कि एक भारतीय ने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट को सबसे ऊंचा पर्वत बताने संबंधी तथ्य की खोज किया। तो चिम्बरोजो एक निष्क्रिय ज्वालामुखी वर्तमान परिस्थितियों में है। हम्बोल्ट अपने दौर में उस पर्वत पर चढ़ाई किए। इसके अलावा क्यूबा, मैक्सिको, मध्य अमेरिका आदि की भी इन्होंने यात्राएं किया। ऐसा माना जाता है कि पूरे जीवन काल में इन्होंने 90,000 किलोमीटर की यात्राएं किया था। अब कुछ बुक्स के नाम यहाँ पर देखें। परीक्षाओं में कुछ पुस्तकों की चर्चा की गई, कुछ पुस्तकों के बारे में पूछा गया है। जैसे यहाँ वैसे इन्होंने कई किताबें और लेख लिखा है, लेकिन जो प्रतियोगी है, परीक्षोपयोगी है, वही यहाँ पर दिया गया है। मध्य एशिया, मूल नाम इसका एशिया सेंट्रल है। इसके बाद इनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है कॉस्मॉस। यह पुस्तक 5 खंडों में है और अगली महत्वपूर्ण पुस्तक इनकी प्रकृति दर्शन और कहीं कहीं पर प्रकृति दिग्दर्शन भी इस पुस्तक का नाम करके आता है। इंग्लिश में इसका नाम है व्यूज ऑन नेचर। तो ये इनकी 3 महत्वपूर्ण पुस्तकें जो प्रतियोगी परीक्षाओं में प्राय मैंने देखा है पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया। अब आइए इनके जीवन के महत्वपूर्ण योगदानों को देखते हैं कि इन्होंने अपने जीवन काल में कौन कौन से अद्भुत कार्य किए, लीक से अलग हट करके कार्य किए। पहला कार्य यहाँ पर देखिए, कालमापी द्वारा स्थानीय समय व देशांतरों का निर्धारण। कालमापी को क्रोनोमीटर भी कहा जाता है। क्रोनोमीटर कालमापी के द्वारा स्थानीय समय व देशांतर का निर्धारण सबसे पहले हम्बोल्ट के द्वारा किया गया। इसके बाद दूसरा है वायुदाब मापी की सहायता से ऊंचाइयों का निर्धारण। ऊंचाइयों के निर्धारण करने की शुरुआत हम्बोल्ट से ही मानी जाती है। इसके बाद अगला है ओरिनिको व अमेजन प्रवाह क्षेत्रों की खोज। इनके पूर्व ओरिनिको नदी और अमेजन नदी बेसिन के प्रवाह की खोज किसी ने नहीं किया था, तो इन्हें ही इसको श्रेय दिया जाता है। इसके बाद अगला है वनों एवं वर्षा में धनात्मक संबंध बताया है। इनके अनुसार वन और वर्षा में धनात्मक संबंध होता है, अर्थात जहाँ पर वर्षा होती है वहाँ पर सघन वनाच्छादन देखने को मिलता है। जहाँ पर वर्षा कमतर होती है या नगण्य होती है वहाँ पर वनस्पतियों का अभाव प्राय या कमी पाई जाती है। तो यह बात इन्होंने बताई। इसके बाद मनुष्य और वनस्पतियों पर ऊंचाई तथा तापमान का प्रभाव पड़ता है। इनके अनुसार जैसे जैसे ऊंचाई और तापमान में भेद होता जाता है, अंतर होता जाता है, वैसे वैसे मनुष्य और वनस्पतियां भी प्रभावित होती जाती हैं। इसके बाद पेरू की ठंडी धारा की खोज। पेरू की ठंडी धारा किताबों में आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसे हम्बोल्ट की धारा भी कहते हैं। यह धारा हम्बोल्ट के द्वारा खोजी गई थी। यह एक ठंडी जल धारा है। इसके बाद पनामा नहर निर्माण का सर्वप्रथम विचार इन्होंने दिया। इन्होंने ही पनामा नहर को बनाने का विचार दुनिया के समक्ष रखा, अर्थात ये प्रथम
विचारक माने जाते हैं पनामा नहर निर्माण से संबंधित। इसके बाद समताप रेखाओं वाला प्रथम विश्व मानचित्र इन्होंने बनाया। इनके पहले समताप रेखाओं का प्रयोग मानचित्रों के ऊपर नहीं किया जाता था। यह पहले व्यक्ति थे, हम्बोल्ट ही ऐसे पहले विद्वान थे जिन्होंने समताप रेखाओं वाला पहला मानचित्र विश्व मानचित्र बनाया। इसके बाद साइबेरिया की भूमि ही तो परमाफ्रास्ट शब्द का खोज किया। साइबेरिया की जो शीत भूमि थी उसके लिए सबसे पहली बार इनके द्वारा परमाफ्रास्ट शब्द की खोज की गई, अर्थात इन्होंने सबसे पहले परमाफ्रास्ट शब्द का प्रयोग किया। इसके बाद अगला है भूगोल की विषय वस्तु हेतु विश्व रचना शब्द का प्रयोग किया। भूगोल की विषय वस्तु अर्थात भूगोल के विषय क्षेत्र हेतु इनके द्वारा एक नया शब्द रचा गया, एक नया शब्द गढ़ा गया जिसका नाम इन्होंने दिया विश्व रचना। इस शब्द का प्रयोग इन्होंने सबसे पहली बार किया। इसके बाद सभी प्रजातियों का उद्गम एक ही है। यह विशेष कोटेशन देखें, यहाँ पे विशेष उद्धरण यहाँ पर है, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी। सभी प्रजातियों का उद्गम एक ही है, कोई प्रजाति न तो श्रेष्ठ है न ही हीन, अर्थात सारी प्रजातियों के उद्गम स्रोत एक हैं। किसी प्रजाति को न तो श्रेष्ठ माना जा सकता है और न ही हीन। इसके बाद यहाँ जैसा कि पहले बताया गया कि आधुनिक भूगोल का संस्थापक, आधुनिक भूगोल की दशा और दिशा निर्धारित करने वाले ये प्रथम विद्वान माने जाते हैं। इसके बाद परीक्षा उपयोगी चीज यहाँ देखें, भूगोल की 7 संकल्पनाओं का प्रतिपादन। इनके द्वारा भूगोल की 7 संकल्पनाएं बताई गई जो परीक्षाओं में अक्सर आता है, पूछा जाता है। तो पहली संकल्पना यहाँ पे पृथ्वी तल मानव निवास के रूप में, अर्थात भूतल मानव निवास के रूप में। इसके बाद दूसरा है स्थानिक वितरणों का विज्ञान, भूगोल स्थानिक वितरणों का विज्ञान है इनकी संकल्पना का दूसरा भाग। इसके बाद तीसरा इन्होंने बताया सामान्य भूगोल ही भौतिक भूगोल है, सामान्य भूगोल को इन्होंने भौतिक भूगोल माना। इसके बाद भूगोल संबंधों का अध्ययन है, अर्थात भूगोल में जितने भी जैविक और अजैविक घटक पाए जाते हैं उनमें कहीं न कहीं आपसी अंतर संबंध, पारस्परिक संबंध देखने को मिलते हैं। तो भूगोल संबंधों का अध्ययन इनके द्वारा बताया गया। इसके बाद सांसारिक घटनाओं की समझ या बोध, भूगोल में सांसारिक घटनाओं को समझने का गुण है, सांसारिक घटनाओं की समझ है या सांसारिक घटनाओं का बोध है, अर्थात कोई घटना क्यों घटित हुई, उनके कारणों का यदि कोई पता लगाता है तो वह भूगोल ही है। भूकंप आया, क्यों आया, कैसे आया, इसके क्या प्रभाव है, क्या कारण है आदि फैक्ट्स की खोज यह भूगोल के द्वारा ही किया जाता है। प्रकृति की एकता, सर्वत्र एक ही आत्मा व्याप्त है। इस भाषा का, इस शब्द का प्रयोग या इस कोटेशन का प्रयोग सिंपल ने भी अपने विचारों में किया है कि प्रकृति में एक छोर से दूसरे छोर तक एक ही आत्मा व्याप्त है। वही बात यहाँ पर इन्होंने भी बताया कि प्रकृति में एकता के तत्व देखने को मिलते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, जैसे लगता है कि एक ही आत्मा व्याप्त है। तो प्रकृति की एकता। इसके बाद घटनाओं की विभिन्न रूपता, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जो घटनाएं घटित होती हैं उनमें विभेद देखने को मिलता है। घटनाओं के स्वभाव अलग होते हैं, उनके प्रभाव अलग होते हैं, उनके गुण दोष अलग अलग होते हैं। तो घटनाओं की विभिन्न रूपता, तो यह जर्मन विद्वान हेम्बोल्ट के संदर्भ में संक्षिप्त, आवश्यक और प्रतियोगी बातें बताई गई। धन्यवाद।